গুড ইভিনিং এভৰিৱান। ঠিক আছে, আজিৰ পৰা আমি APSCৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ চাম। আজিৰ পৰা প্ৰত্যেক উইকৰ আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি ৰিভাইজ কৰিম। যি আমাৰতো মেগাজিনত সেইখিনি ৰিলিজ হয়েই, সেইখিনি বস্তু আমি অলপমান ক্লাছতো চাম। एंड दिस करंट अफेयर्स फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। ओके, जो आज का पहला टॉपिक है, असम से शार्प फॉल इन स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स। वो असम के लिए एक अच्छा खबर है। अभी ये जो डाटा रिलीज़ किया, इस डाटा को रिलीज़ किया यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एडुकेशन। ये एक आपका एक पोर्टल है एंड दिस पोर्टल वाज डेवलप बाय मिनिस्ट्री ऑफ एडुकेशन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ एडुकेशन है। इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया और इस प्लेटफॉर्म का जरिए ये प्लेटफॉर्मটোৰ জৰিয়তে তেখেতসকলে স্কুল এডুকেশ্যনৰ ড্ৰপ আউট ৰেটটো তেখেতসকলে মেজাৰ কৰে। মানে সহজ ভাষাত ক'ব গ'লে ये जो जितना भी रिकॉग्नाइज स्कूल्स है पूरा सारा इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया, वहाँ का स्कूल्स में पूरा रियल टाइम मॉनिटरिंग ये करता है। जैसे आपका स्टूडेंट का अटेंडेंस, टीचर्स का अटेंडेंस, ठीक है, पूरा मतलब एक होलिस्टिक डेवलपमेंट ये लोग देखते हैं और अपना पूरा रिपोर्ट बनाते हैं। और अकॉर्डिंग टू दिस डाटा, अकॉर्डिंग टू दिस सोर्स, हम लोग का जो आसाम का जो ड्रॉप आउट रेट है, ठीक है, स्पेशली एट द आपका सेकेंडरी लेवल, वो ड्रॉप आउट रेट हम लोगों का लगातार डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, जैसे एट द प्राइमरी लेवल क्लास 1 to 5 आसाम ड्रॉप आउट रेट ड्रॉप फ्रॉम 66.2% इन 2023-24 टू 3.8% इन 2024-25। मतलब जो आसाम का जो ड्रॉप आउट रेट था वो पिछले साल कितना था, 6.2% था। अभी वो रिडक्शन हो गया, कितना हो गया, 3.8% हो गया। वो एक अच्छी खबर है। ठीक है, लेकिन अभी भी जो हम लोग का जो नेशनल एवरेज से जो ड्रॉप आउट रेट है आसाम का, वो अभी भी कम है। ठीक है, एट द अपर प्राइमरी लेवल क्लास 6 to 8 द रेट डिक्लाइन फ्रॉम 82% to 5% इन द सेम पीरियड। जेनेके अपर प्राइमरी लेवल तो 8.2% বা 5% लेके होइसे। यदि आमी सदाय एग्जाम यदि लिखूँ, हम लोग जब मेंस एग्जाम लिखते हैं तो मेंस एग्जाम को आंसर को अच्छा करने के लिए हम लोग को डाटा कोड करना होता है। ठीक है, तो डाटा मेन थिंग होता है। अगर आप लोग डाटा कोड करेंगे तो आंसर का जो वर्जन होता है ना, वो बढ़ जाता है। तो अगर आप लोग लिख देंगे, अगर आप लोग को मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कि आसाम में एडुकेशन सेक्टर में क्या क्या प्रोग्रेस हो रहा है और क्या क्या अभी तक मतलब प्रॉब्लम दिख रहा है हम लोग को, तो आप लोग अच्छा ही चीज़ में ये लिख पाएंगे कि हम लोग का जो अकॉर्डिंग टू डाटा रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एडुकेशन, इस साल जो ड्रॉप आउट रेट है वो हम लोगों का वो काफ़ी कम हो गया है। ठीक है, अगर एग्जैक्ट डाटा आप लोग याद नहीं भी कर सकते हैं, 6.2, 3.8 अगर याद भी नहीं कर सकते हैं, तो मोटा मोटी लिख लीजिएगा 6 point और 3 point और साइड में लिख दीजिएगा अप्रोक्स। समझ में आया? उसी तरीके से एट द सेकेंडरी लेवल इट फेल सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 25.1% to 17.5%, काफ़ी कम हो गया। येट रिमेन्स वेल अबव द नेशनल एवरेज ऑफ 8.2%, लेकिन अभी भी नेशनल एवरेज से हम लोग बहुत कम है। मतलब नेशनल एवरेज में नेशनल लेवल पे ड्रॉप आउट रेट कम है एज कंपेयर टू आसाम। अभी आसाम में ऐसा केसेस क्यों होता है, क्यों ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा है? बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स। आसाम हिस्टोरिकली हैज़ ए हायर ड्रॉप आउट रेट्स देन नेशनल एवरेज, स्पेशली इन सेकेंडरी एडुकेशन, ड्रिवेन बाई फैक्टर्स सच एज अर्ली मैरिजेस। जो लड़की लोग होते हैं उन लोगों को कम उम्र में शादी करा देते हैं। ठीक है, उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक डिप्राइवेशंस बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी, लोग और एडुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर सकता है। ठीक है, एंड द लिमिटेड एक्सेस टू स्कूल्स इन रिमोट एरियाज। मतलब हम लोग का आसाम में जो ड्रॉप आउट्स होता है, ड्रॉप आउट्स का पीछे कारण क्या है? देयर आर वेरियस फैक्टर्स। एक तो हो गया पॉवर्टी, ठीक है, एक हम लोगों का वो अभी भी है कि लड़कियों को स्कूल में नहीं भेजना है, और बिकॉज ऑफ पॉवर्टी लड़की लोगों को अर्ली एज में उन लोगों को शादी करा देते हैं। और ये सब कारणों से स्पेशली सेकेंडरी लेवल पे, ठीक है, 7 to 10 लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे ड्रॉप आउट रेट कम हो जाता है, मतलब ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अभी व्हाई इट मैटर्स, एडुकेशन हम लोग को क्यों जरूरी है? एडुकेशन फॉर ऑल, ensuring children complete school is essential for achieving goal under the national education policy 2020 and the United Nations Sustainable Development Goal। আমি জানো যে SDG, ঠিক আছে, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17টা আছে, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, और उसमें जो गोल नंबर 4 है वो है आपका एडुकेशन फॉर ऑल, और वो हम लोग को अचीव करना है बाय 2020।
30। अभी आप लोग देख रहे हैं कि असम सरकार जो है, स्पेशली द गवर्नमेंट ऑफ असम टेक वेरियस स्टेप्स टू इम्प्रूव द एजुकेशन सेक्टर ऑफ असम। जैसे बहुत सारा स्कीम लेके आ रहे हैं, जैसे अभी ड्रॉप आउट्स रेट को कम करने के लिए, असम सरकार ने एक हाल ही फिलहाल में एक नया स्कीम लाया है, मुख्यमंत्री निजुत महीना आसनी। सुना है आप लोगों ने? इसमें क्या होता है? मुख्यमंत्री निजुत महीना आसनी में क्या होता है? फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है गर्ल चाइल्ड को। कब कब देता है? केতিয়া केতিয়া দিয়ে? क्लास 11 गले, क्लास डिग्रीत गले फार्स्ट ईयर BA বা BSc, তাৰপিছত पोस्ट ग्रेजुएशन MA বা MSc। सो हमार जनरली समाजत एटा धारणा থাকে, हम लोग का समाज में एक ऐसा सिस्टम चलता है कि लड़की अगर क्लास 10 पास कर लिया तो उसको ज़्यादातर शादी माने बिया कराई दिबर कारण भावे, क्लास BA पास करार पिছত बा हाई सेकेंडरी पास करार पिছত बिया कराई दिम बुली भावे। ठीक है, उसके बाद MA जब BA कम्प्लीट होता है तो आमी MA माने BA कम्प्लीट करार पिছত शादी दी माने बिया कराई दिए। तो गवर्नमेंटे की करिছে, এই তিনটা জায়গাত रखाई दिছে। कोनोबाई क्लास 10 पास करिब जेन आरो प, ठीक है, और पढ़िए और उसके लिए आप लोगों को मिलेगा फाइनेंशियल असिस्टेंस। ठीक है, तो इसका जो मेन काम है, इसका जो ये जो मुख्यमंत्री निजुत महीना आसनी है, इसका मेन एम है, गोल है, जो ड्रॉप आउट रेट्स है उसको भी कम करना है और एट द सेम टाइम जो चाइल्ड मैरिज होता है उसको भी कार्ब करना है, ख़त्म करना है। समझ में आया या नहीं आया? अभी आप लोगों से मैं कुछ देखिए, ये तो करंट अफेयर्स क्लास है, ऊपर ऊपर से हम लोग थोड़ा देखेंगे, लेकिन आप लोगों का भी पूरा काम बनेगा। ठीक है, कैसे काम बनेगा आप लोगों को? अभी मैंने इस स्कीम का नाम लिया, मुख्यमंत्री निजुत महीना आसनी। इसका बारे में आप लोगों को जाके डायरेक्टली देखना है। ठीक है, कैसे देखना है? आप लोग मुख्यमंत्री निजुत महीना आसनी गवर्नमेंट ऑफ आसाम मार दीजिएगा, उसमें से जितना डाटा है, फैक्ट्स है, कितना किसको रुपया कितना पैसा देता है, कब कब देता है, बजट एलोकेशन कितना है, कौन सा मिनिस्ट्री का अंदर में है, ये सभी चीज़ आप लोगों को देखना होता है। और प्रीलिम से ज़्यादातर सवाल ऐसा फैक्ट्स बेस्ड बनेगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, और जैसे बहुत सारा प्रोग्राम गवर्नमेंट ले रहा है, जैसे समग्र शिक्षा अभियान, गुणोत्सव स्कीम। ठीक है, गुणोत्सव स्कीम तो मालूम है। गुणोत्सव स्कीम क्या होता है? फॉर द क्वालिटी असेसमेंट। ठीक है, जितना भी गेजेटेड ऑफिसर्स है, MLA MP जितना भी लोग हैं, वो लोग को स्कूल में भेजते हैं फॉर मॉनिटरिंग द स्कूल को इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल का चिल्ड्रेन का बिहेवियर, वो सब एसेस करने के लिए भेजते हैं। ठीक है, तो दिस आर द स्कीम्स, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ आसाम ने चलाया, और इसका वजह से हम लोग का जो ड्रॉप आउट रेट है वो काफ़ी हद तक कम हुआ है। जीतु अखमर ड्रॉप आउट रेट एडुकेशनत हेतु कम हुई। समझ में आया? अगर हम लोगों को आप लोगों को अगर क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि एडुकेशन सेक्टर में आसाम में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोगों को लिखना है कि ड्रॉप आउट रेट अभी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पॉवर्टी है, रूरल एरिया में स्कूल नहीं है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रहा है? तो आप लोग लिखिएगा कि गवर्नमेंट इनिशिएटेड वेरियस स्कीम्स, गवर्नमेंट लॉन्च वेरियस स्कीम्स। ठीक है, जो एजुकेशन सेक्टर को अच्छा करने के लिए बहुत सारा स्कीम लॉन्च कर रहा है, जैसे मुख्यमंत्री निजुत महीना आसनी लिखिएगा, गुणोत्सव स्कीम लिखिएगा फॉर क्वालिटी असेसमेंट। ठीक है, उसके बाद और आप लोग डाटा दे के लिखिएगा। ये सब करने के बाद अकॉर्डिंग टू जो रिसेंट डाटा हम लोगों ने जो मिला है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, हम लोगों का जो ड्रॉप आउट रेट्स है वो काफ़ी हद तक कम हुआ है। समझ में आया? ठीक है, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आसाम इंडस्ट्रियल क्लाइमेट। अभी आप लोगों को मालूम ही है कि आसाम इज सेट टू होस्ट द 27,000 करोड़ टाटा सेमिकंडक्टर एसेम्बली एंड टेस्ट प्लांट जागीरोड। এইটো এটা অসমৰ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंटर क्षेत्र में बहुत डांगर एक पदक्षेप, एक बहुत बड़ा स्टेप है कि जो टाटा सेमीकंडक्टर का इंडस्ट्री जहाँ पे 27,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है वो हम लोग का आसाम में लगाया जा रहा है। तो ये याद रखिएगा कि आसाम में वो प्लान कहाँ लगाया जा रहा है? जागीरोड। वेयर इज जागीरोड? इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट? इट इज इन मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट इन द स्टेट हिस्ट्री एक्सपेक्टेड टू बी ऑपरेशनल बाय 2026। और ये कब से शुरू होगा? 2026 से ये ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। दिस मार्क ए मेजर शिफ्ट इन आसाम लॉन्ग एवेटेड जर्नी टुवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है,
अभी जो ये जो आपका सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री यहाँ पे बनाएगा, उसका वजह से क्या होगा, इट एक्सपेक्टेड टू क्रिएट 27,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जब। 27,000 डायरेक्ट जब और इनडायरेक्ट जब्स आमार अहोমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইয়াত পাব। ঠিক আছে। আৰু এইখন যিখন জাগিৰোডত যিখন বনাইছে, যিখন সেমিকন্ডাক্টৰ প্লান্ট আছে, এইখনক কাৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছে, रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। जो जागीरोड में जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बना रहा है, वो किसका नाम पे नामकरण किया है, रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। ठीक है। अभी देखिए, अभी आसाम जो है, वाई आसाम इज लेगिंग बिहाइंड फॉर द डिकेड्स। एक एपीएससी में एक क्वेश्चन भी आया था, एटलीस्ट एक ऐसे आया था 2022 में। 2022 में एक एपीएससी में ऐसे आया था, जिस ऐसे का नाम था, टॉपिक था लैक ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन आसाम, रीजन्स फॉर द लैक ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन आसाम। অসমত কিহৰ কিহৰ কাৰণে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট হোৱা নাই, এইটো এটা এপিএছচি 2020 এছেও আহিছিলে। তো আমাৰ অসমত কিহৰ কাৰণে হোৱা নাই ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণ কি, মানে লেক অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্টৰ হোৱাৰ কাৰণ কি, বহুত কেইটা ফেক্টৰ আছে। যেনেকৈ ইয়াত কেইটামান মেনশ্যন আছে, যেন हिस्टोरी ऑफ इथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड इंसर्जेंसी। हम लोग का जो ये आसाम है या नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे इंसर्जेंसी का केसेस बहुत सारा है। ठीक है, बहुत सारा इंसर्जेंट ग्रुप अभी भी एक्टिव है। ऊपर से जो हम लोग का जो आसाम है, आसाम का जियोग्राफिकल आइसोलेशन भी है, क्योंकि रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ द आसाम एंड नॉर्थ ईस्ट वॉज कनेक्टेड टू रेस्ट, मतलब जो आपका रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्ट होता है थ्रू है सिकेन नेक कॉरिडोर। ठीक है, जियोग्राफिकल आइसोलेशन है। ऊपर से जो हम लोग का जो आसाम और नॉर्थ ईस्ट का टोपोग्राफी है, वो भी इतना खास नहीं है, जगह जगह में पहाड़ है, ठीक है, हिल है, तो उसका वजह से ट्रांसपोर्ट वगैरह करने के लिए थोड़ा दिक्कत होता है। और ऊपर से हम लोग को मालूम है कि आसाम शेयर इंटरनेशनल बॉर्डर्स विथ 2 कंट्रीज, वहाँ एक है बांग्लादेश, एक है भूटान, तो बहुत सारा इमिग्रेशन का इशू है, इलीगल माइग्रेशन का इशू है। सो बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर आसाम वॉज लेकिंग बिहाइंड द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। लेकिन अभी का वो माहौल थोड़ा सा बदल गया। अभी गवर्नमेंट ऑफ आसाम ने बहुत सारा स्कीम्स लाया, जिसका वजह से अभी आसाम जो है वो एक इंडस्ट्रियल हब बनने के लिए जा रहा है। और जिसका एक रिसेंट एग्जांपल है, अभी जो ये टाटा सेमीकंडक्टर ने एक सेमीकंडक्टर प्लांट लगाया, कहाँ पर, जागीरोड में, और वो कितना करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 27,000 करोड़। और उनमें से कितना जॉब हम लोग को क्रिएट होगा, अराउंड 27,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब हम लोगों का आसाम को लोगों को मिलेगा। समझ में आया? अगर आप लोगों को क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द रीजंस फॉर द लैक ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन आसाम, तो आप लोग रीजंस लिखिएगा, एक के बाद इंसर्जेंसी इशू, जियोग्राफिकल आइसोलेशंस, डिजेस्टर प्रॉब्लम, हम लोग का आसाम में इरोजन का प्रॉब्लम है, फ्लड्स का प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके बाद क्रॉस बॉर्डर इमिग्रेशन इशू है, ठीक है, पॉलिटिकल टर्मोइल एरिया है। तो ये सब वजह से हम लोग का नहीं आ रहा है, लेकिन इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट द सिनेरियो हैज चेंज। लेकिन अभी का समय में वो सब चेंज हो रहा है धीरे धीरे। गवर्नमेंट ऑफ आसाम ने आप लोगों ने देखा है कि लास्ट साल ही एडवांटेज आसाम 2.0 कंडक्ट किया, जिसमें जितना भी बाकी देशों से लोगों को बुला रहा है, इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि आप लोग आइए आसाम में इंडस्ट्री बनाइए। आसाम में इंडस्ट्री बनाने से क्या होगा, आसाम का लोगों को लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। ठीक है, तो ये टॉपिक आप लोग कर पाएंगे। तो यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए आप लोग याद रखिएगा कि टाटा सेमीकंडक्टर वो कहाँ पे लगाया गया है, जागीरोड। जागीरोड कहाँ पर है, मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और वो जो पार्क है, जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, वो किसका नाम पे बनाया गया है, रतन टाटा सेमीकंडक्टर सिटी, ठीक है। और उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कितना जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा, 27,000। और ये याद रखिएगा कि वो जो इंडस्ट्री है वहाँ पे कितना मिलियन शिप बनेगा एक डे में, पर डे में 48 मिलियन शिप्स बनेगा वहाँ पे, ठीक है। ये सब फैक्ट्स होता है प्रीलिम्स के लिए, और मेंस के लिए मोटा मोटी आप लोग याद रखिए। देखिए, हम लोगों का एक एपीएससी टॉपिक, एपीएससी दादा टॉपिक আছে सिलेबासत इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज। इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज बोल के एक जीएस पेपर 5 में टॉपिक है। और इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज में जो हम लोग का न्यूज़ में जो पर्सनैलिटीज आते रहते हैं, वो सब हम लोग का एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है।
अभी रिसेंटली हाल फिलहाल में ही डॉक्टर नगेन शइकिया ऑनर्ड विथ सत्याग्रह बरण्य एवार्ड। सत्याग्रह बरण्य एवार्ड ये एक हाइएस्ट एवार्ड है गिवेन बाय आसाम साहित्य सभा। Assam Sahitya Sabha was the largest literary organization of Assam, and this organization was formed in the year 1916. ये हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग असम लिटरेचर का ये सब क्लास में ये सब पढ़ेंगे। अभी मैं ऊपर से बोल रहा हूँ, ठीक है। असम साहित्य सभा was formed in the year 1916, and this organization was formed because to promote the Assamese language and Assamese culture, Assamese identity, आसामीज लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बना था इन द ईयर 1916। असम साहित्य सभा केতিয়া फॉर्म हुई 1916 सनत, ठीक है। इसका जो पहला सेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? फर्स्ट सेशन वाज ऑर्गेनाइज इन शिवसागर, और उसका पहला प्रेसिडेंट का नाम क्या था? पद्मनाथ गोहाई बरुआ, ठीक है। और असम साहित्य सभार जन्म क्यों होइছিলে? फॉर प्रमोटिंग आसामीज लैंग्वेज, असमिया लैंग्वेजक प्रिजार्व करबार कारणे, असमिया कालचारक प्रिजार्व करबार कारणे, ठीक है। समझ में आ रहा है? अभी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है असम साहित्य सभार जी ऑर्गेनाइजेशन, সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৱে তেখেতসকলে এটা এৱাৰ্ড দিয়ে, আৰু সেইটো তেখেতসকলৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ সবকে ডাঙৰ এৱাৰ্ড হয় সত্যাগ্ৰহ বৰণ্য। আমি দেখোঁ যেন APSC প্ৰিলিমছত এক্সামত পাই কুৱেশ্যন সোধে। লাষ্ট টাইমো কুৱেশ্যনত আহিছিলে যেন এৱাৰ্ড দিয়ে, এফালে पार्सनली दिए। कौन सा पार्सनली को कौन सा अवार्ड मिला है? मैच द फॉलोइंग, ऐसे अवार्ड दे देगा। सुकाफा अवार्ड, सत्याग्रह बरण्य अवार्ड किसको मिला है? आप लोगों को मैच द फॉलोइंग करना है। तो इस बार याद रखिएगा कि जो ये सत्याग्रह बरण्य अवार्ड है वो किसको मिला है? डॉक्टर नगेन शइकिया सर, ठीक है। ये जो आपका अवार्ड है, ये अवार्ड कौन देता है? असम साहित्य सभा, ठीक है। और असम साहित्य सभा का ये सबसे बड़ा अवार्ड है, ठीक है, सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है। And this award, सत्याग्रह बरण्य award, was presented to Dr. Nagin Saikia, the Venerable Assamese literature educationist and former president of Assam Sahitya Sabha। और ये जो डॉक्टर नगेन शइकिया सर, तेखेतो एजन फॉर्मार असम साहित्य सभार सभापति आছিলে, ठीक আছে। तेखेत एजन एडुकेशनिस्ट হয় আৰু तेखेत एजन साहित्यिक হয়, ठीक है। सत्याग्रह बरण्य इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज लाइफ लॉन्ग कंट्रीब्यूशन टू द आसामीज लिटरेचर एंड कल्चर। और इसको ये अवार्ड क्यों दिया गया है नगेन शइकिया सर को? बिकॉज ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आसामीज लिटरेचर एंड कल्चर। अभी एंड दिस अवार्ड वाज प्रेजेंटेड बाय असम साहित्य सभा प्रेसिडेंट डॉक्टर बसंत कुमार गोस्वामी। और अभी का जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है, प्रेजेंट प्रेसिडेंट का नाम है डॉक्टर बसंत कुमार गोस्वामी। उन्होंने ही इसको अवार्ड को प्रेजेंट किया है। अभी देखिए, अभी अगर नगेन शइकिया सर का बात आ ही गया तो नगेन शइकिया सर का बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। बुझी पाइছে নে কথাটো? প্ৰশ্নটো কেনেকৈ সুধিব? প্ৰশ্নটো সুধিব পাৰে কেইটামান এৱাৰ্ড দি দিব আৰু কোনে কোনে পাইছে পাৰ্সোনালি দি দিব। এৱাৰ্ড কোনে পাইছে যেনেকৈ সত্যাগ্ৰহ বৰণ্য এৱাৰ্ড, চুকাফা এৱাৰ্ড, বীৰংগনা এৱাৰ্ড কোনে পাইছে এনেকৈ দি দিব আৰু পাৰ্সোনালি দি দিব। मैच द फॉलोइंग কৰিব লাগিব, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव के लिए आप लोगों को याद रखिएगा कि सत्याग्रह बरण्य ये जो अवार्ड है ये कौन देता है? आसाम साहित्य सभा देता है। और सत्याग्रह बरण्य अवार्ड फॉर द 2025 किसको मिला है? डॉक्टर नगेन शइकिया, ठीक है। किस लिए मिला? फॉर हिज लाइफ लॉन्ग कंट्रीब्यूशन फॉर आसामीज लिटरेचर एंड कल्चर, ठीक है। अभी डॉक्टर नगेन शइकिया सर के बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। बॉर्न ऑन 11 फेब्रुआरी 1939 इन गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। सर तेखेतर जन्म होइছিলে 1939 गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट। ए प्रोलिफिक राइटर, ही शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन आंधारत निजर मुख ओन द साहित्य एकाडेमी अवार्ड इन 1997। तो ये मन रखा तेखेते कोनखन किताबर कारण साहित्य एकाडेमी अवार्ड पाइছে, ठीक है। साहित्य एकाडेमी अवार्ड इज वन ऑफ द लिटरेरी अवार्ड, ठीक है। सबतके हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है। सबसे हाईएस्ट जो लिटरेरी अवार्ड है इंडिया का वो होता है आपका ज्ञानपीठ अवार्ड। अभी तक ज्ञानपीठ अवार्ड आसाम का 3 ही लोगों को मिला है। पहला जो ज्ञानपीठ अवार्ड जिसको मिला वो है आपका वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य। सेकेंड जिसको मिला वो है मामनी रयसम गोस्वामी। तीसरा जो है वो रिसेंटली 2022 में मिला आपका नीलमणि फुकन जूनियर, ठीक है।
ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, असम लिटरेचर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने जस्ट ये बोला कि साहित्य अकादमी अवार्ड जो है वो लिटरेचर का फील्ड में वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड है। सबसे हाईएस्ट अवार्ड जो साहित्य का फील्ड में दिया जाता है इंडिया में वो है ज्ञानपीठ अवार्ड, और साहित्य अकादमी वाज ऑल्सो वन ऑफ द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड, ठीक है। और साहित्य अकादमी अवार्ड भी अरुण नगेन शइकिया सर को मिला हुआ है फॉर हिज बुक अंधारत निजर मुख। तो ये याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन आता है ऐसे, बुक्स, ये बुक्स किसने लिखा है और ऑथर। तो आप लोग याद रखिएगा कि अंधारत निजर मुख जो बुक है वो किसने लिखा था, दिस बुक वाज रिटन बाय डॉक्टर नगेन शइकिया, ठीक আছে। তেখেতৰ আৰু এখন ফেমাছ কিতাপ অসমীয়া মানুহৰ ইতিহাস, ये भी याद रखिएगा, অসমীয়া মানুহৰ ইতিহাস। ठीक है, तो रेसिपिएंट ऑफ आसाम वैली लिटरेरी अवार्ड 2007 फॉर हिज लाइफलाइन कंट्रीब्यूशन टू द आसामीज लिटरेचर, और डॉक्टर नगेन शइकिया सर को आसाम वैली लिटरेरी अवार्ड भी मिला हुआ है इन 2007। तो यहाँ में पूछ लेगा कि नगेन शइकिया को क्या क्या अवार्ड मिला है। तो आप लोग याद रखिएगा कि साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला 1997, और आसाम वैली लिटरेरी अवार्ड कब मिला 2007, ठीक है। और आसाम वैली लिटरेरी अवार्ड पहले आसाम से किसको मिला है, पहला आदमी जिसको आसाम वैली लिटरेरी अवार्ड मिला है उसका नाम है डॉक्टर भवेंद्र नाथ शइकिया। असम वैली लिटरेरी अवार्ड पा प्रथम अসমীয়া কোন, डॉक्टर भवेंद्र नाथ शइकिया, ठीक है। डॉक्टर नगेन शइकिया सर्व एज ए प्रेसिडेंट ऑफ आसाम साहित्य सभा 1999-2000। ये जो 1999-2000 का जो सेशन था उसका प्रेसिडेंटशिप का रोल निभाया था डॉक्टर नगेन शइकिया। एंड लेटर एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, और बाद में वो मेंबर राज्यसभा का मेंबर के तौर पे भी इलेक्ट हुआ है, ठीक है। अभी एक बोले तो आसाम से कितना राज्यसभा में सीट है, 7, और लोकसभा में, तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट डॉक्टर नगेन शइकिया एंड हिज ऑनर रिसेंटली बेस्टोड। डॉक्टर नगेन शइकिया रिसीव्ड द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर हिज वर्क अंधारत निजर मुख, करेक्ट या इनकरेक्ट। ही वाज ए सर्व एज ए फैकल्टी एट डिब्रुगढ़ यूनिवर्सिटी, करेक्ट एंड इनकरेक्ट, करेक्ट। द आसाम साहित्य सभा's हाईएस्ट ऑनरी इज कॉल्ड सद्याखा बरण्य, करेक्ट या इनकरेक्ट, करेक्ट। मैंने बोला ना, सद्याखा बरण्य आसाम साहित्य सभा का सबसे हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मेनू 2025, मोस्ट एंटरप्राइजिंग नेवल यूनिट इज ए रिवर सेलिंग एक्सपीडिशन। ये क्या है, एक रिवर सेलिंग एक्सपीडिशन है और ऑर्गेनाइज बाय एनसीसी, नेशनल कैडर क्रॉप, ठीक है। मेनू 2025 क्या है, मोस्ट एंटरप्राइजिंग नेवल यूनिट, एंड दिस वाज ऑर्गेनाइज बाय होम, ऑर्गेनाइज बाय नेशनल एनसीसी, ठीक है। और इसका एम क्या है, फोस्टरिंग एडवेंचर, लीडरशिप, टीम वर्क एंड नेशनल इंटीग्रेशन एमंग यूथ। तो ये याद रखिएगा कि मेनू 2025 ये जो नेवल एक्सपीडिशन है इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था, एनसीसी ने ऑर्गेनाइज किया। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, एम क्या है आपका, फोस्टरिंग एडवेंचर को फोस्टरिंग करना है, उसके बाद लीडरशिप बिल्ड करना है, उसके बाद टीम वर्क को प्रमोट करना है, एंड नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है। नेशनल इंटीग्रेशन मतलब एक भारत श्रेष्ठ भारत एमंग द यूथ। इट वॉज फ्लैग ऑफ फ्रॉम विश्वनाथ घाट, इसको कहाँ से शुरू किया गया था, विश्वनाथ घाट, एंड इट विल बी कंक्लूडेड एट पांडु पोर्ट एट गुवाहाटी। तो वहाँ पे एक नेवल एक्सपेडिशन शुरू किया गया था, स्टार्ट कहाँ से किया, विश्वनाथ घाट से। विश्वनाथ घाट कहाँ पर है, इट इज इन विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट। कितना डिस्ट्रिक्ट है असम में, অসমত কেইখন ডিস্ট্রিক্ট আছে, 35। तो 35 में से एक डिस्ट्रिक्ट है विश्वनाथ, ठीक है। पहले सुनीतपुर में था, सुनीतपुर डिस्ट्रिक्ट में आते थे, लेकिन 2016 में इसको बाइफर्केट करके सुनीतपुर से अलग कर दिया, ठीक है।
ठीक है, तो इसमें और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, और ये जो है आपका ये जो एक्सपीडिशन, इसको एक्सपीडिशन को इसलिए लॉन्च किया इन ऑर्डर टू पे ट्रिब्यूट टू अहोम जनरल लासित बरफुकन। ठीक है, लासित बरफुकन को ट्रिब्यूट देने के लिए ये आपका मेनू 2025 को लॉन्च किया। इज ए सिंबल ऑफ वैल्यू एंड पेट्रोटिज्म, जो हम लोग लासित बरफुकन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री में। ठीक है, और रेनफोर्स मोटो यूनिटी एंड डिसिप्लिन व्हाइल प्रोमोटिंग आसाम्स रिवराइन आइडेंटिटी। आसाम का रिवराइन आइडेंटिटी को प्रमोट करना भी एक मकसद था, और जिसका मोटो था यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये याद रखिएगा कि मेनू 2025 जो है वो क्या है, मोस्ट एंटरप्राइजिंग नेवल यूनिट है। ठीक है, इसको इस बार किसने ऑर्गेनाइज किया था, एनसीसी ने ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, और ये कहाँ से शुरू हुआ था, विश्वनाथ घाट से कहाँ खत्म हुआ, पांडु में। ठीक है, इसका मेन एम क्या है, एडवेंचरस एक्टिविटीज को प्रमोट करना, लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड करना, और टीम वर्क स्पिरिट को बढ़ाना, और आपका नेशनल इंटीग्रेशन करना, जो इट वाज अलाइन विद एक भारत श्रेष्ठ भारत। और ये जो एक्सपीडिशन है वो किसको ट्रिब्यूट देने के लिए किया गया था, लासित बरफुकन। ठीक है, इतना ही याद रखना है। हाँ हाँ, और জুম কৰি দিব লাগে নেকি, এইটো পাই যাবা, হেৰি পাই যাবা। ঠিক আছে, পিডিএফটো পাই যাবা। জুমেই নহয় দেখোন। এইটো এটা ভাল আছিলে, ভাল আৰ্টিকেল হয়। चेंजिंग द आसामीज माइंडसेट, आप लोग सुनिएगा। ठीक है, और दिस आर्टिकल वाज लिंक विद जीएस पेपर 2, हम लोग जीएस पेपर 2 के साथ लिंक कर सकते हैं, विद स्पेशल एम्फेसाइसिस ऑन द टॉपिक सोशल एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंटल इशू। आर्टिकल में ये बोल रहा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आसाम एम्बिशियस प्लान टू बिल्ड ए 12 लाख करोड़ इकोनॉमी बाय 2030, कि आसाम गवर्नमेंट का एक एम्बिशियस एम है कि आसाम का जो इकोनॉमी है उसको बढ़ाना है, और उसको 12 लाख करोड़ इकोनॉमी बनाना है बाय 2030। इट इज बिकम क्लियर डेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट एलोन आर नॉट एनफ। लेकिन इस मकसद तक पहुंचने के लिए, इस गोल तक पहुंचने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट करने से सिर्फ नहीं होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू सेंस द माइंडसेट ऑफ पीपल। लोगों का जो माइंडसेट है उसको थोड़ा बहुत सेंस करना पड़ेगा। अभी लोगों का माइंडसेट कैसा है, हम लोग का जो यूथ है उन लोगों का ज़्यादातर कन्वेंशनल टाइप का माइंडसेट है, जैसे जॉब स्टेबिलिटी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए। ठीक है, स्टेइंग क्लोज विद द होम, स्टेइंग घर के सामने हम लोग को रहना है, बाहर नहीं जाना है। ठीक है, और ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब के लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, एंड फॉलोइंग फेमिलियर पाथ। लेकिन अभी जो डायनेमिक्स है, अभी जो प्रेजेंट डे सिचुएशन है, ये द इकोनॉमिक एंड सोशल एनवायरनमेंट इज शिफ्टिंग। अभी का जो एनवायरनमेंट है, सोसाइटी है, वो शिफ्ट हो रहा है, और इसी शिफ्ट को हम लोग समझते हुए अभी हम लोग अगर ये सब में हम लोग देखते रहेंगे तो हम लोग को इकोनॉमी के लिए ये नुकसान होगा। ठीक है, मतलब इस आर्टिकल में वही बोला गया है कि आपका आसाम को जो ये जो 12 लाख करोड़ इकोनॉमी है, इसको बनने के लिए 2030 तक इस इकोनॉमी को हम लोग को अगर पहुंचना है तो हम लोग सिर्फ जो कन्वेंशनल माइंडसेट हम लोग रहने से नहीं होगा, सिर्फ इन्वेस्टमेंट और इन्फ्रास्ट्राक्चर आने से नहीं होगा। कि হ'ব চোৱা, যদি ইনভেষ্টমেণ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আহিল, আমাৰ যদি মাইণ্ডছেটখিনি একেই থাকে, আমি জব কৰিবলৈ আগবাঢ়ি নাযামেই, বাহিৰৰ মানুহখিনি আহি ইয়াত জব লৈ ল'ব। বুজি পাইছেনে নাই? তো আমি সেইটো কাৰণে কি কৰিব লাগিব, আমাৰ নিজৰ মাইণ্ডছেটটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব। সেই আৰ্টিকেলটোৱে আছিলে অল এবাউট ডেট। মানে কৈছে যে অকল ইনভেষ্টমেণ্ট আৰু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ৰিলেটেড যদি আমি ডেভেলপমেণ্ট কৰি থাকোঁ, সেইটো কৰি থাকিলে অকল নট এনাফ। আমি যদি অসমখনক যদি 12 লাখ কৰোড় ইকনমি যদি বনাব আছে, তাৰ কাৰণে আমাৰ যিবিলাক কনভেনশ্যনেল আইডিয়াবিলাক আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, আমি যিটো কনভেনশ্যনেল আইডিয়া, আমি যেনেকৈ ঘৰৰ ওচৰত থকা, চৰকাৰী চাকৰি বিচৰা, এইখিনিকে আমি অকণমান বাদ দি আমি কিছুমান ইন'ভেটিভ কাম কৰিব লাগিব, যাতে যিবিলাক সুবিধা ইনভেষ্টমেণ্ট ইয়াত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এইখিনি আহিব, তাৰ সুবিধাখিনি যাতে অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে ল'ব পাৰে। ঠিক আছে, তাৰ কাৰণে চৰকাৰেও বহুতখিনি স্কিম দি আছে, চৰকাৰেও বহুতখিনি ষ্টেপ লৈ আছে, যেনেকৈ চিফ মিনিষ্টাৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান, इसके बारे में भी आप लोगों को देखना है जाके। ठीक है, चीफ मिनिस्टर आत्मनिर्भर अभियान, आसाम हैज sought to nurture youth entrepreneurship by providing assistance up to 5 lakh for professionals and 2 lakh for non-professionals। तो चीफ मिनिस्टर आत्मनिर्भर असम अभियान के अंदर में
जो यूथ है, यूथ का अंदर में आपका एंटरप्रेन्योरशिप स्किल को डेभलप करने के लिए, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट डेभलप करने कारण तेखेतসকলক सरकार एक सीड कैपिटल दी। सीड कैपिटल मतलब टू स्टार्ट देयर बिजनेस, उन लोगों को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट को डेवलप करने के लिए सीड कैपिटल देगा। और ये जो आपका 2 लाख करोड़ देगा नॉन प्रोफेशनल्स को, मतलब जिसका नॉन प्रोफेशनल डिग्री है, जनरल BA MA डिग्री है, और जिसका अगर प्रोफेशनल डिग्री है जैसे MBBS हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, उन लोगों को सरकार देगा 5 लाख। ठीक है, क्यों देगा? टू स्टार्ट ए बिजनेस, बिजनेस को डेवलप करने के लिए। समझ में आया? और एक स्कीम है जैसे द बोनी स्कीम ऑफर्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू यंग एंटरप्रेन्योरशिप विलिंग टू लॉन्च देयर वेंचर इन द स्टेट। अगर कोई नया वेंचर खोलने जा रहा है यंग एंटरप्रेन्योर्स, तो उन लोगों को भी फाइनेंशियल स्कीम दिया जाता है अंडर बोनिस स्कीम। तो ये सब स्कीम का नाम आप लोग रेफरेंस कैसे यूज कर सकेंगे, केनेके यूज कर पारिबा। यदि तुम्हारोक क्वेश्चन सोधे कि अहोमर जिखिनि यूथ है, यूथखिनिक इंडास्ट्रियल माइंडसेट बा एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेभलप करने कारण सरकारे की पदक्षेप हाथ लै आछे, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ आसाम, ठीक है, टू डेवलप एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट एमंग द यूथ। तो ये सब आप लोगों को पासिंग रेफरेंस में लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए अभी जो सेंजिंग जो माइंडसेट है लोगों में, उसमें हम लोग को क्या डेवलप करना है। जो कन्वेंशनल आइडिया सब था, ठीक है, घर में रहना है, घर के पास रहना है, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं, तो वो जो अभी चेंजिंग इकोनॉमी है, वो अभी मतलब वो चेंजिंग इकोनॉमी माने वही बिला कन्वेंशनल आइडिया, वो सब कन्वेंशनल आइडिया अभी ठीक नहीं होगा। उसके लिए हम लोग को क्या प्रमोट करना पड़ेगा? एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल लिटरेसी प्रमोट करना पड़ेगा एमंग द यूथ। उसके बाद मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करना पड़ेगा, इनोवेशन को डेवलप करना पड़ेगा, और इंक्लूसिविटी लाना पड़ेगा। वीमेन को भी यहाँ पे, वीमेन और जो डिप्राइव सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उन लोगों को भी इंप्रूव करना है। अगर ये सब काम हम लोग करेंगे, ठीक है, तो आसाम पहुंच पाएगा 12 लाख इकोनॉमी बाय 2030। माने ये आर्टिकल सिम्पल कैसे जेन अসমक यदि एखन 12 लाख करोड़ इकोनॉमी बनाब आछे बाय 2030, अकल आमी इनफ्रास्ट्राक्चार डेवलपमेंट कर थाकिले नहब बा इंडास्ट्रीज सेटअप कर थाकिले नहब। तार कारण आमार जिखिनि यंग पपुलेशन आछे, यंग पपुलेशनखिनि आमी माइंडसेट चेंज करिब लागे। आमी हेइ कन्वेंशनल आइडियाजबिलाকৰ পৰা आमी दूरत আহিব লাগে, যিবিলাক আমি ঘৰৰ ওচৰত থাকি চাকৰি কৰিম, ঠিক আছে, বা গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ কাৰণে পঢ়িম, এইবিলাক আইডিয়াছ আমাৰ মাথাৰ পৰা গৈ আমি নতুন নতুন যিবিলাক ইনোভেটিভ ৰিস্ক ল'ব লাগিব, ঠিক আছে, এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপ এক্টিভিটিজ আমি ডেভেলপ কৰিব লাগিব, এই গোটেই কামখিনি কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি ছাকচেছফুল হ'ম বাই 2030। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भूपेन हजारिका अवार्ड। ठीक है, भूपेन हजारिका का बारे में तो आप लोग जानते ही है, एक वीडियो भी है यूट्यूब में, वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, उसमें भूपेन हजारिका का बारे में है। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ डोनर है, recently presented the Bharat Ratna Bhupen Hazarika National Award to 6 distinguished personalities from North East। तो भारत रत्न पुआ आमार অসমৰ পৰা এতিয়ালৈকে কেইজন মানুহে ভাৰত ৰত্ন পাইছে? 3 জন। কোন কোন? দুজন মানুহে পাইছে এতিয়ালৈকে ভাৰত ৰত্ন। प्रथम जिजन অসমীয়া ভাৰত ৰত্ন পাইছে তেখেত হৈছে গোপীনাথ বৰদলৈ, सेकेंड 2019 পাইছে পোষ্টমাছলি ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা। তো ভূপেন হাজৰিকাৰ নামত এটা মিনিষ্ট্ৰি অফ ডনাৰে এটা এৱাৰ্ড দিয়ে প্ৰত্যেক বছৰে। ঠিক আছে, এটা নেশ্যনেল এৱাৰ্ড দিয়ে টু 6 ডিষ্টিংগুইশ্ড পাৰ্চনেলিটিজ ফ্ৰম নৰ্থ ইষ্ট, পেয়িং ট্ৰিবিউট টু দ্য লিজেণ্ডাৰী মিউজিচিয়ান অন হিজ বাৰ্থ চেণ্টিনাৰী। প্ৰত্যেকবাৰে তেখেতৰ বাৰ্থ চেণ্টিনাৰীত, ঠিক আছে, তেখেতৰ বাৰ্থ এনিভাৰ্চাৰীত তেখেতক প্ৰত্যেক বছৰে 6 জন মানুহক, নৰ্থ ইষ্টৰ 6 জন মানুহক ইমিনেণ্ট পাৰ্চনেলিটিজ এই এৱাৰ্ডটো প্ৰেজেণ্ট কৰা হয়। ঠিক আছে, व्हाट इज द अवार्ड? अवार्ड क्या है? द भारत रत्न भूपेन हजारिका नेशनल अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूटेड इन 2012 बाय सरहद, ए पुणे बेस्ड सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग इन इंडियाज बॉर्डर कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज रीजन्स लाइक आसाम, मणिपुर, पंजाब एंड कश्मीर। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सरहद। ठीक है, ये एक पुणे बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन ने एक अवार्ड देना स्टार्ट किया सिंस 2012।
और वो अवार्ड किसका नाम पे देना स्टार्ट किया? भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका नेशनल अवार्ड। ठीक है, और ये लोग, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ पे काम करते थे? स्पेशली कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज लाइक आसाम, मणिपुर, ये सब एरिया में ये ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं। ठीक है, सोशल और कुछ कल्चरल काम करते हैं। और इस बार नॉर्थ ईस्ट से 6 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है, जैसे यहाँ से दोरजी थोंगसी, प्रोफेसर डेविड, डॉक्टर सूर्यकांत हजारिका, रजनी बसुमतारी, ये नाम आप लोग याद रखिएगा कि किन 6 पर्सनैलिटीज को इस बार डॉक्टर भूपेन हजारिका अवार्ड मिला है। ठीक है, और डॉक्टर भूपेन हजारिका अवार्ड कब से देना स्टार्ट किया? 2012। कौन देता है डॉक्टर भूपेन हजारिका अवार्ड? सरहद, ये पुणे बेस एसोसिएशन। सरहद क्या काम करते हैं? कल्चरल और सोशल डेवलपमेंट का रिलेटेड काम करते हैं। कहाँ पर? बॉर्डर अफेक्टेड एरियाज। ठीक है, कहाँ पे? आसाम, मणिपुर, मेघालय, ये सब एरिया में, कश्मीर। ठीक है, उसके बाद श्री श्री अनिरुद्ध देव स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होस्ट पेडल टू प्लान 2025 कैंपेन। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में कि पेडल टू प्लान जो ये कैंपेन है, इट वॉज ए कैंपेन अंडर फिट इंडिया मूवमेंट। इस कैंपेन को कौन सा यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया है? देन आंसर बी द श्री श्री अनिरुद्ध देव स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ एक ही स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और उसका नाम है श्री श्री अनिरुद्ध देव स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पर है? ये है आपका साबुआ, डिब्रूगढ़। ठीक है, साबুৱাৰ ডিব্ৰুগড়ত এখন স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি আছে, নর্থ ইস্টত এখনেই স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি আছে, সেইখনৰ কাৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছে? শ্ৰী শ্ৰী অনিৰুদ্ধ দেৱ স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি। ঠিক আছে, শ্ৰী শ্ৰী অনিৰুদ্ধ দেৱৰ বিষয়ে আমি পঢ়িম। হি ওয়াজ এ ফলোৱাৰ অফ নিউ বৈষ্ণৱিজম মুভমেণ্ট। ঠিক है, और उसने श्री श्री अनिरुद्ध देवे এখন সত্ৰ এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে, মায়ামৰা সত্ৰ। ঠিক আছে, वो हम लोग देखेंगे। दिस इनिशिएटिव under the Fit India movement launched by Prime Minister in 2019, Shri Shri Aniruddha Dev Sports University in Dibrugarh, Assam hosted the national level campaign Pedal to Plan 2025 led by paracyclist and mountaineer निशा कुमारी। ठीक है, निशा कुमारी ने इसको लीड किया। ठीक है, और ये इनिशिएटिव में क्या क्या होगा? साइकिलिंग होगा, रिसाइकलिंग होगा एंड प्लांटेशन ड्राइव होगा। ठीक है, वाई? टू प्रोमोट फिटनेस एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस। ठीक है, पेडल टू प्लांट ये जो इनिशिएटिव है 2025, ये याद रखिएगा कि ये इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है? आपका श्री श्री अनिरुद्ध देव स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो श्री श्री अनिरुद्ध देव, इसको जो पेडल टू प्लांट है, इसको किसने होस्ट किया है? तो दिस इनिशिएटिव वाज होस्ट बाय श्री श्री अनिरुद्ध देव स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। ठीक है, एंड दिस इवेंट वाज होस्ट अंडर व्हिच मिशन? फिट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, और ये श्री श्री अनिरुद्ध देव स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? ये है आपका साबुआ में है, साबुआ डिब्रूगढ़ में है। ठीक है, और इसको लीड किसने किया है? निशा कुमारी। एंड दिस इनिशिएटिव कॉम्बाइन साइकिलिंग, रिसाइकलिंग, प्लांटेशन ड्राइव एंड प्रोमोट फिटनेस एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस। ठीक है, पेडल टू प्लान 2025 ऑर्गेनाइज अंडर द थीम। तो थीम याद रखिएगा इसका क्या है? सेंस बिफोर क्लाइमेट चेंज। थीम याद रखिएगा, पहले याद रखिएगा कि पेडल टू प्लान। ठीक है, इसको इस बार होस्ट किसने किया है? श्री श्री अनिरुद्ध देव स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। कहाँ पर है वो? साबुआ में है। और ये जो इनिशिएटिव है वो कौन सा स्कीम का अंदर या कौन सा इनिशिएटिव के अंदर लॉन्च किया? फिट इंडिया मूवमेंट। और इसको किसने होस्ट किया? आपका किसने लीड किया? निशा कुमारी। और ये जो इनिशिएटिव होगा इसमें क्या होगा? साइकिलिंग होगा, रिसाइकलिंग होगा एंड प्लांटेशन ड्राइव होगा। ठीक है, और फिटनेस को भी प्रमोट किया जाएगा और एनवायरमेंटल अवेयरनेस भी क्रिएट करेगा। ठीक है, और इसका जो थीम है, थीम क्या है? सेंस बिफोर क्लाइमेट चेंज। बिगान एट पांगसू, अरुणाचल प्रदेश, पांगसू पासेस के पास में ये स्टार्ट हुआ है इनिशिएटिव, एंड विल कंक्लूड एट मुंद्रा, गुजरात, कवरिंग ओवर 4000 किलोमीटर अक्रॉस इंडिया। ये पूरा जो मूवमेंट होगा वो 4000 किलोमीटर तक इसका मार्च होगा। दिस एक्सपीडिशन कोमेमोरेट द 150 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये किसका बर्थ एनिवर्सरी कोमेमोरेट कर रहा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। एंड एम्स टू प्लान 1 लाख सैम्पलिंग्स एलंग द रूट। और तेखেতসকলে जितु रूटत যাব, ठीक है, पांगसू पासर পৰা मुंद्रा जगालेके
1 লাখ গছপুলি তেখেতসকলে ৰুব। ঠিক আছে। अबाउट श्री श्री अनिरुद्ध देव स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। दिस यूनिवर्सिटी वॉज स्टेब्लिश इन 2019 बाय द गवर्नमेंट ऑफ आसाम थ्रू द श्री श्री अनिरुद्ध देव स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 2018। तो श्री श्री अनिरुद्ध देव स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कब स्टेब्लिश किया गया? इट वॉज स्टेब्लिश इन द ईयर 2019। नेम आफ्टर ग्रेट वैष्णवा सेंट हु वाज ए सोशल रिफॉर्मर इन आसाम ड्यूरिंग द मेडिएबल पीरियड। जय प्रकाश वर्मा टुक द चार्ज एज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे बेसिकली ये याद रखिएगा कि यूनिवर्सिटी जो है कहाँ पे है, लोकेशन कहाँ पे है, साबुआ डिब्रूगढ़ में है। ठीक है। और किसका नाम पे है? श्री श्री अनिरुद्ध देव का नाम पे है। वो कौन है? वो एक ग्रेट वैष्णवा सेंट है। ठीक है। और लोकेशन याद रखिएगा और पहला VC का नाम याद रखिएगा कौन है। ठीक है। देखिए उसके बाद आमसांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में एक न्यूज़ आया था। आप लोग नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तो डिफरेंस जानते नहीं? नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सब क्या होता है? ठीक है, वो हम लोग जब आसाम का ज्योग्राफी क्लास होगा उसमें हम लोग देखेंगे। अभी मोटा मोटा ये याद रखिएगा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज क्रिएटेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पार्टिकुलर स्पेसीज। एक पार्टिकुलर स्पेसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जाता है। जैसे आपका हो गया पोबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो मोरीगांव में है, उसको क्यों बनाया? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइनो। ठीक है। सक्रोशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बंगाईगांव में है, वो उसको किस लिए बनाया? फॉर द प्रमोशन ऑफ और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ गोल्डन लंगर। ठीक है। हॉलॉक गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों बनाया? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ गिबन। ऐसा नहीं है कि दूसरा जानवर नहीं रहेगा, अलग अलग जानवर भी रहेगा, लेकिन पार्टिकुलरली बनाया जाता है फॉर द प्रोटेक्शन और द प्रमोशन ऑफ, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पार्टिकुलर स्पीसीज। ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा कि हम लोग का आसाम में नेशनल पार्क कितना है? नेशनल पार्क किमान আছে? सेकेंड हाइएस्ट আছে आफ्टर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेशत 11খন আছে। অসমত কেইখন আছে नेशनल पार्क? हाँ 7 ने 8? 8 है। जो रिसेंट है वो क्या है? सिकनाव जालाओ नेशनल पार्क। वेयर इट वॉज लोकेटेड? इट वॉज लोकेटेड इन सिरांग एंड कुकराझार डिस्ट्रिक्ट। ये सब याद रखिएगा। तो आप लोग देखिएगा कि मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट है कि 8 नेशनल पार्क का नाम आप लोग याद रखिएगा। और ये 8 नेशनल पार्क कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आता है? जैसे काजीरंगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आता है? हाँ बोकाघाट कहाँ डिस्ट्रिक्ट है? गोलाघाट, नौगांव और शोणितपुर 3 डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। जैसे मानस कहाँ पे आता है? बक्सा डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है। ऐसे 8 है और ऐसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 18 है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी आप लोग लोकेशन याद रखिएगा कि आमसांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, सक्रोशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? सक्रोशिला कुकराझार में है। ठीक है। तो ऐसा ऐसा वाइल्ड लाइफ, पोबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, ये सब लोकेशन याद रखिएगा। तो ये जो आमसांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपका हम लोगों का, ये आमसांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका गुवाहाटी में है, कामरूप मेट्रो में है। इससे काफ़ी सवाल आता है। लास्ट टाइम भी प्रीलिम्स में आया था, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दे दिया और उसका लोकेशन दे दिया। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिसे, लोकेशन दिसे, तो मैथ्स दा फॉलोइंग करिब दिए। ठीक है। तो ये एक न्यूज़ आया था कि आमसांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा एनक्रोचमेंट हो रहा था। ठीक है। इलीगल ऑक्यूपेशन हो रहा था, फॉरेस्ट को काट के लोग वहाँ पे घर बसा रहा था, जिसका कारण से एक हैबिटेट लॉस हो रहा था। वो न्यूज़ अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें हम लोग को ये याद रखना है कि आमसांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? वो है आपका कामरूप मेट्रो में। तो उसका बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इट वॉज लोकेटेड इन गुवाहाटी कामरूप मेट्रो डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम, जिसका एरिया है 78.64 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। कवरिंग हिली टेरेन एंड डेंस फॉरेस्ट। और इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब बनाया गया था? इन 2004। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा फ्लोरा फोनास, बहुत सारा भालसर वगैरह ये सब मिलता है। ठीक है। तो अभी आमसांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रॉब्लम क्या हो रहा है? यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनक्रोचमेंट एंड इलीगल सेटलमेंट हो रहा है, जिसके वजह से फॉरेस्ट कवर लगातार कम हो रहा है, अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन थ्रेटन वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स। ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट हैज इंटेंसिफाइड एज एलिफेंट लूज एक्सेस टू ट्रेडिशनल माइग्रेशन रूट।
আৰু তাৰ কাৰণে কি বাঢ়িছে মানুহৰ মেন এনিমেল কনফ্লিক্টটো বাঢ়িছে স্পেচিয়েলি উইথ এলিফেণ্টৰ লগত কাৰণ সিহঁতৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ৰুটটো আমি ব্লক কৰি দিছোঁ এনক্ৰচমেণ্ট কৰি তাত ঘৰ সাজি ট্ৰেডিশ্যনেল ৰুটটো মুভমেণ্ট কৰাটো আমি বন্ধ কৰি দিছোঁ ঠিক আছে तो ये एक क्वेश्चन ये एक था और ये एक टॉपिक है काजीरंगा में आपका जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसमें आपका एक इलेवेटेड कॉरिडोर बनाएगा ठीक है और ये इलेवेटेड कॉरिडोर बनेगा आपका 35 किलोमीटर का ठीक है इज सेट टू ट्रांसफॉर्म वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन आसाम बाय अलाउइंग सेफ एंड अनइंटरप्टेड एनिमल मूवमेंट एक्रॉस द बिजी नेशनल हाईवे पासिंग थ्रू द पार्क आमी जानो जेन काजीरंगार মাজেদি नेशनल हाईवे पार हो गई तो সেই नेशनल हाईवे जेटा गाड़ीबिलाक जाए और সেইটো रास्तात बहुत एनिमेलर मुभमेंट हो থাকে কেতিয়াবা গাড়ী অভাৰ স্পীড হৈ গৈ মেলি এনিমেলৰ তাত ডেথো হয় আৰু সেইটো কাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া ওপৰত হাইৱে বনাব এলিভেটেড কৰিডৰ বনাব যাতে গাড়ীবিলাক ওপৰেদি পাছ হৈ যাব পাৰে তলেদি এনিমেলবিলাকে ইজিলি মুভমেন্ট কৰিব পাৰে ঠিক আছে আৰু তো এলিভেটেড কৰিডৰটো কিমান কিলোমিটাৰ বনিব 35 কিলোমিটাৰ বনিব দিস প্ৰজেক্ট এইমছ টু ৰিডিউস ওয়াইল্ড লাইফ ফেটেলিটিজ কজ বাই ভাইকেল হিটস ঠিক আছে ওয়াইল্ড লাইফ ফেটেলিটিজ বিলাক কমাব and enhance ecological connectivity between fragmented habitat. About the project, ये project कहाँ पे होगा? काजीरंगा elevated corridor will cover all 9 identified animal corridor in and around the park. ठीक है? तो 11 जो 9 corridor को identify किया गया है, ठीक है? और वहाँ पे ये elevated corridor बनेगा. तो obviously इसको बनाने के लिए जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसे इसको परमिशन मिल गया है और नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने भी परमिशन दे दिया है लेकिन उसमें कुछ आपका किसुमान रेस्ट्रिक्शनो लगाइছে যেনেকে সেই কনস্ট্রাকশন এক্টিভিটিবিলাক কৰিব নোৱাৰিব ডিউৰিং ফ্লাড সিজনত নয়েজ এণ্ড পলিউশন কন্ট্ৰোল কৰি মেলি আমি কনস্ট্রাকশন এক্টিভিটি কৰিব লাগিব আৰু কন্টিনিউয়াस मॉनिटरिंग ऑफ एनिमल मूवमेंट ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन फेज और उसमें भी कुछ कैजुअलिटीज नहीं होना चाहिए कि जब हम लोग इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे उसी समय भी हम लोग ध्यान रखेंगे एनिमल्स का कि उन लोगों का मतलब इजीली उन लोगों का पासिंग करने के लिए इजीली पास होने के लिए उन लोगों का कोई तकलीफ ना हो तो दीज आर द टॉपिक्स यही टॉपिक था इसका बेसिस पे कुछ एमसीक्यू है वो आप लोग ट्राई कीजिएगा ठीक है थैंक यू